Good afternoon, students. Welcome back to Devdeep classes once again. Devdeep classes are always there to serve you with latest contents from different subjects of different respective classes. Now today we will be discussing about a different subject of a different class in store for you. That is particularly my lesson is dedicated to the class 10 students today. For those of you who don't know me, my name is Devdeep Bose. I'm a faculty of computer science and I do teach other subjects that are enlisted below. You can reach out to me at WhatsApp at my particular WhatsApp group, that is Devdeep Classes Online, at the aforesaid contact detail and circle for you. So without further ado, let's start our lesson today dedicated to the class 10 students. So shall we start the class? So today's class is on nationalism in India, which is a part of our history syllabus of class 10 social science. Now, nationalism in India is a very important chapter from the CBSE perspective because as you can see with the amount of weightage that it offers in store for us, 9 to 15 marks is quite a hell out of a weightage that is there. Now, what is the meaning of nationalism? Nationalism means loyalty and devotion towards a particular nation. So that means the unity and the feeling of oneness for a nation, that is what we call nationalism. There is a sense of patriotism, यानी कि देशभक्ति का फीलिंग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है. तो नेशनलिज्म मतलब आप कितना लॉयल है, कितना डिवोटेड है अपने राज्य, अपने देश के लिए, एंड एक साथ एकजुट होना एक कॉमन कॉज के लिए, वही है नेशनलिस्टिक आइडियल. So in this chapter basically we will be learning about non-cooperation movement, we will be learning about the civil disobedience movement, सत्याग्रह, कैसे ये भारत का जो स्वाधीनता संग्राम का जो है नक्शा बदल के रख दिया. तो पहले शुरू करते हैं, what were the effects of the first world war in the nationalistic movement. तब हमें सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914. वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की, जर्मनी और जितने भी फासिस्ट जो थे वो आपके एक्सिस पावर्स में थे, अलाइज पावर्स में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सब ये लड़ रहे थे एकजुट होकर. अमेरिका तब तक अलाइड पावर्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं था. तो व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक डाउन, ब्रिटिश had a full-fledged colony over India. So India was under the British rule. और उसके बाद ब्रिटिश ने बहुत सारे टैक्टिक्स उन्होंने अपनाए. क्या सारे टैक्टिक्स? पहले क्योंकि उनको युद्ध में जाना था तो युद्ध का खर्चा पानी तो बहुत रहेगा, कॉस्ट ऑफ एम्यूनिशन, जो वेपन्स है, जो हथियार है, उसका भी बहुत सारा खर्चा पानी रहेगा. तो दे वांटेड टू एक्सपेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर. जितना भी हथियार का जो खर्चा है वो भारत से वो वसूलने के लिए उन्होंने लगान यानी कि टैक्स बढ़ा दिया. ठीक है. तो टैक्स बढ़ाने के उपरांत क्या हुआ कि बहुत सारे नेसेसरी जो पदार्थ थे जैसे कि खाना, अनाज, सबका प्राइस बहुत बढ़ गया. ठीक है. So due to the increase in the defense expenditure by the help of the taxes, many of the food grains essentialities increased. Moreover, custom duties were एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाने के लिए कस्टम ड्यूटीज भी एक्सपोज किए गए. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखें कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस होने के उपरांत क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सपोज कोई फलाना रुपए कमा रहा है तो उसमें से उसका मार्जिन वो ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी हुकूमत को देना पड़ेगा. दे हैड टू पे देयर मार्जिन ऑफ देयर इनकम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. नाउ फर्दर एज वी टोल्ड यू, कस्टम ड्यूटीज क्यों जरूरत था? बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि कस्टम ड्यूटीज क्यों चाहिए था. बिकॉज देयर वर डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. सो व्हेनेवर वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, सपोज आप पश्चिमी प्रोविंस से उत्तर के प्रोविंस तक आप चले गए, तब आपको गिल्ड या फिर ये कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको उस प्रांत में जाने का अनुमति नहीं है. तो ऐसे सारे टैक्टिक्स अपनाए गए. मोर ओवर देयर वाज और एक जो हुआ कि उस समय खाद्य पदार्थ का बहुत कमी हुआ क्योंकि क्रॉप फेलियर था, सूखा का मौसम चल रहा था, बारिश ठीक से नहीं हुआ था. तो फूड का कटौती या फिर शॉर्टेज होने के कारण पूरा
अकाल पड़ गया देश में, उसमें बहुत सारे भारतीय नागरिक मारे गए। इसमें अभी ये जो कठिनाई थी, हार्डशिप्स, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि लोगों को ये आशा था कि ये घटेगा। लेकिन 1913 टू 1918 के पीरियड में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल इन द सेंस, मान लीजिए कि 1 लाख के जगह 2 लाख 4 लाख ऐसे आदमियों का डेथ होने लगा ड्यू टू दिस फेमिन। एंड मोर इंपॉर्टेंटली उस समय और एक चीज हुआ कि आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी शुरू हो गया था। इन्फ्लुएंजा एक तरीके का, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, वो एक उसी तरीके का वुपिंग कॉफ वायरस जो हम बोलते हैं, उससे बहुतों का डेथ हुआ था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो एक के बाद एक मुसीबत उनके सामने, एंड दे वर नॉट एट ऑल रिकवरिंग फ्रॉम इट। कोई भी तरह वो बचने का कोई चारा नहीं था, उसके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत का दबाव बरकरार था। और इस दबाव के उपरांत, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश, क्या हुआ कि इंडियन जो पब्लिक थे बहुत गुस्से में आ गए 3 फैक्टर्स के वजह से। एक तो आपने डिफेंस का टैक्स बढ़ा दिया, एक अकाल के टाइम पे भी आप टैक्स में कोई कटौती नहीं कर रहे थे, और फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स इनटू द आर्मी। फोर्स रिक्रूटमेंट यानी कि देखिए, आज मान लीजिए आप भारतीय नागरिक हैं, अगर किसी और एक देश का आपको युद्ध लड़ना है तो आपको कैसा लगेगा कि अपने माटी के लिए तो नहीं मर रहे हैं ना, तो ये युद्ध हमारा नहीं है, तो ये युद्ध लड़के क्या फायदा। तो उनका भी कुछ वैसा ही था कि किसी और के जंग में शहीद होने से बेहतर है कि अपने क्या स्वाधीनता संग्राम के लिए आप शहीद हो, तो उससे फायदा है। तो इससे ये 3 फैक्टर्स के वजह से ये बहुत ही वो गुस्से में आ गए थे कि द ब्रिटिश राज वॉज नाउ बीइंग एन ऑप्रेसर, नॉट मतलब जो भी वो कर रहे थे वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। दे वट एवर दे वर डूइंग, वो अगर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में ला रहे तो उसका भी एक रीजन था। तो एक तरीके से हम बोल सकते इंडियन पब्लिक का आंख खुल गया था कि इस सब कारणों के वजह से। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसका इफेक्ट्स क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट्स ये रहा, ये सारे आपके इफेक्ट्स हो गए, एंड हाउ डिड द इंडियन people react to those effects that have been mentioned in this slide. Now moving on, फिर पॉलिटिक्स में बहुत ही एक महत्वपूर्ण चेंज तब आया जब गांधी जी आफ्टर अ सक्सेसफुल मिशन ऑफ एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका वो भारत वापस आए, ये 1915 में। तो उन्होंने आके एक मुहिम चालू किया जिसका नाम था सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का अर्थ है सत्या, यानी कि सत्य, और आग्रह मतलब उसको फॉलो करना। तो फॉलोइंग द ट्रूथ एंड स्टैंडिंग फॉर द राइट कॉज ऑफ द ट्रूथ, फाइटिंग इनजस्टिस, कोई भी तरीके का इनजस्टिस को या लड़ना, किसी भी तरीके गैर कानूनी काम या जो अन्याय के तौर पे नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होना सत्य के पथ में। तो ब्रिटिश वर डूइंग अ लॉट ऑफ इलीगल थिंग्स दैट दे वर नॉट सपोज टू डू, तो गांधी जी जस्ट साइलेंटली प्रोटेस्टेड इट, दैट इज ये आप गलत कर रहे हैं। यही गांधी जी का मेन पॉलिसी था कि कोई भी, अगर ब्रिटिशर्स हो या कोई भी इंसान हो, आप आर्म स्ट्रगल के वजह अहिंसा के पथ में जाइए, उनको बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो जरूर ये पथ को त्याग देंगे। तो यही था सत्याग्रह। अब सत्याग्रह को अनुसरण करने के लिए ही ऑर्गेनाइज डिफरेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स। तो पहला मूवमेंट उन्होंने किया चंपारण में फॉर द ओपियम वर्कर, जो अफीम के जो उत्पादन करने वाले कृषक थे उनके लिए उन्होंने किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारा टैक्स इंपोज कर दिया था, तो उनको ये अवेयर करना कि ये गलत है, उनके लिए उन्होंने मुहिम लिया चंपारण का सत्याग्रह 1917 में। फिर वो अहमदाबाद चले गए 1918 में, जहां पे वो अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के खिलाफ मोर्चे में उन्होंने स्ट्राइक का घोषणा की, आप लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए। क्यों ये स्ट्राइक हुआ था? क्योंकि ये मिल वर्कर्स जो थे उनको प्रॉपर वेज यानी कि हाजिरा नहीं मिल रहा था। ठीक है, उनका तो पर डे बेसिस में पेमेंट हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। और खेदा में वो फिर किसान के पास गए, जहां पे वहां पे भी
ये टैक्स के वजह से अनाज उगाने में बहुत दिक्कत आ रहा था। तो ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स गांधी जी ने की, एक चंपारण 1917, 1918 अहमदाबाद और खेदा 1919। अब फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो मुहिम है बहुत फैल रहा है, तो उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो रावलट साहब जो है, वो लाट साहब जो रावलट जी जो थे, उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम किया जिसका नाम था रावलट एक्ट। ये बेसिकली संक्षिप्त में अगर कहा जाए, रेस्ट्रिक्टेड द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता है, पॉलिटिकल मीटिंग्स कंडक्ट नहीं कर सकता है, प्रोसेशन कंडक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो उनको 2 साल का सजा मिलेगा ट्रायल के बिना। तो मतलब उनको कोर्ट तक प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, जस्ट प्लेन एंड सिंपल अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। तो महात्मा गांधी ने ये रावलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया और उसका रेस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा था, क्योंकि उनके सपोर्ट में भारतीय के जो नागरिक थे वो दुकान शॉप्स क्लोज कर दिए, रैलीज ऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि रैली पर ही उन्होंने रोक लगाया था, प्रोसेशन पे ही रोक लगाया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया। जो जितने भी थे वो पीपल धरना शुरू किए, स्ट्राइक करना शुरू किए। ठीक है, तो ये रावलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह पूरा चरम सीमा पे था। लेकिन ये ब्रिटिश सरकार हर संभव प्रयास कर रहा था कि ये रावलट एक्ट को पूरा सक्सेस किया जाए और ये जो काउंटर रावलट एक्ट मूवमेंट जो है सत्याग्रह, उसको दबाया जाए। उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला था। 13 अप्रैल 1919 यानी कि बैसाख के महीने में अमृतसर में एक मेला लगा हुआ था जालियनवाला बाग पे। उन्होंने मिलिट्री कमांडर जो थे, यहां पे देखिए जनरल डायर, उन्होंने करीबन 1.5 से 2 लाख जितने भी नागरिक उधर इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दिया। एंड मेनी 10 से 13,000 14,000 मतलब ये तो ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड है, उससे भी ज्यादा लोग मानते हैं कि राउंड्स ऑफ बुलेट वेर फायर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट्स का मार्क अभी तक ठीक से प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो फायर किया गया जिसमें बहुत सारे भारतीय नागरिक मारे गए। तो इसके उपरांत ये मूवमेंट और भी हिंसक हो गया। वायलेंस वॉज डन। ये जो मैसाकार किया गया, ये जो कत्लेआम मचाया गया अंग्रेज सरकार की ओर से, ये और भी भयानक होने वाला था। शायद मॉडर्न हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि यही वो कारण था जिसके वजह से कांग्रेस में दरार आने के बाद 2 डिवीजन बने, एक एक्सट्रीमिस्ट या मॉडर्निस्ट। एक जो वायलेंस का पथ चुनने वाले थे जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, ये सब, चंद्रशेखर आजाद, और दूसरे जैसे गांधी जी अहिंसा के पथ पे चलने वाले थे। तो ये अनुप्रेरणा दिया ये घटना के बाद। तो अंग्रेज सरकार इतना कुछ जो किया मूवमेंट करने के लिए, एक्चुअली ये मैसाकार हुआ ही क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ इंपोज किया हुआ था। मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ है जहां पे आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। और कुंभ के मेला जैसा ही था, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल डिस्कशन भी हो रहा था। तो डायर ने ये फायरिंग का ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑर्डर तो ठीक था, लेकिन ऐसा कत्लेआम मचाना बिल्कुल ही निंदनीय था ना। गांधी जी ने इसके खिलाफ, तब वो इस घटना के बाद गांधी जी बहुत ही भड़क गए थे। He now said that the only way we could counter the British was total freedom। तो उन्होंने नारा दिया हिंद स्वराज, यानी कि हिंद का टोटल फ्रीडम, हिंदुस्तान का टोटल आजादी। तो उन्होंने एक बुक लिखा, जैसे जो आप देख सकते हैं, आपके आंखों से सामने रखा हुआ है, कि इंडियंस अगर 1 साल तक नॉन कोऑपरेशन के मुहिम पर अड़े रहे तो ब्रिटिश 1 साल में भारत को फ्रीडम यानी कि स्वाधीन कर देगा। तो ये मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये मोहम्मद अली और शौकत अली, जो एक बहुत ही मशहूर मुहिम, खिलाफत मूवमेंट जो
ऑटोमन टर्की के लिए लॉन्च किया गया था। अंग्रेज ने तुर्की में भी बहुत सारा ये ऐसा ही कुछ किया हुआ था, तुर्की को भी कॉलोनी बना दिया था, जो तुर्की को कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का शहर बना दिया था, जो ऑटोमन एम्पायर का टाइम में बाइजेंटियम बोलते थे हम लोग। तो इसके मद्देनजर रखते हुए तो क्या हुआ कि गांधी जी ये यूनिटी को और मजबूत करने के लिए, ताकि ये मुहिम और ज्यादा मोहम्मद अली शौकत अली के साथ हाथ मिला लिया, और द मूवमेंट उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रीनेम करके गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, मतलब दो मुहिम एक साथ जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए मास बहुत बड़ा हो गया, अब सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू दो सोशल ग्रुप्स को टारगेट किया गया था, एक हिंदू ग्रुप एक मुस्लिम कम्युनिटी, तो और भी बड़ा मुहिम आने का संभावना बहुत ही स्पष्ट था कि एम के गांधी, मोहम्मद अली, शौकत अली मिलके ये मुहिम का नेतृत्व किया कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, एंड सभी ने स्वराज यानी कि टोटल फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। कहां पे जो है नॉन खिलाफत में इसको कहा गया कि पूर्ण इनकलाब, ठीक है, कि असस्य इनकलाब, ठीक है, और महात्मा गांधी ने बोला था कि पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहा इस मूवमेंट का। और ये मुहिम पूरा चालू होने के बाद इफेक्ट क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना छोड़ दिए, हेडमास्टर, बहुत सारे हेडमास्टर और टीचर्स, क्योंकि बहुत ही उस समय बहुत ही इंडियन टीचर्स टैलेंटेड थे, तो उन्होंने भी अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया एज टीचर मास्टरी का। लॉयर्स ने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स, तब मशीन मेड क्लोथ्स, बहुत मैनचेस्टर से, फिर फॉरेस्टर से बहुत सारा जो कपड़ा आता था उसको बॉयकॉट किया गया। फॉरेन क्लोथ्स को इकट्ठा करके जलाया गया। बट ये जितना भी ये क्लोथ्स के ऊपर अगर बात आए तो गांधी जी ने तब स्ट्रेस किया था खादी के ऊपर। खादी जो हमारा खुद का बना हुआ कपड़ा है जो हम सींच के बनाते हैं चक्री पे। लेकिन ये मूवमेंट धीरे धीरे घटता गया, क्योंकि खादी एक जो क्लोथ के लिए हम लोग एडवोकेट कर रहे थे कि ब्रिटिश क्लोथिंग अगर हम लोग नहीं पहनेंगे तो खादी तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो ये खरीदने का बहुत सारे नागरिकों के पास पैसे नहीं था। और इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी कम थे कि खुद से अगर कोई विद्यालय चलाए, क्योंकि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ही बहुत ज्यादा थे, तो ये मूवमेंट ज्यादा देर तक सफल नहीं हो पाया। तो इसीलिए नॉन कोऑपरेशन खिलाफत धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू किया। So I hope you have liked the class today. This class was dedicated to all the class 10 students, and I hope if you have any doubts, please reach out to me over the YouTube comment section, and also you can reach out to me on the WhatsApp group of the aforesaid contact I have mentioned. Please don't forget to ping me. I will make sure to add you on the WhatsApp group to clear your doubts. So I hope it is all the topics that I have taught you today, it is clear. And lastly, don't forget to subscribe my channel, that is Devdeep Classes, and I pledge to come up with more interesting topics of the related chapters. And don't forget to subscribe my channel by pressing the bell icon, and let's tune in tomorrow for another interesting content of a different subject, and hope to enlighten you with more knowledge. Thank you so much for tuning in today.